यस सर। तो कल हमने पेडिग्री के बारे में डिटेल से समझा था और ये समझा था कि पेडिग्री होती क्या है और कितने टाइप की पेडिग्री होती है, और पेडिग्री एनालिसिस आज हम समझेंगे कि उसको करते कैसे हैं। ओके सर। अभी तक तो हमें ये समझ में आ गया कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर ये ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल को ऑटोसोमल को कहेंगे, अगर ये एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक को एक्स लिंक कैसे पहचानेंगे, या वाई लिंक्ड है या माइटोकॉन्ड्रियल है तो उसको कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। वो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में समझे थे। तो इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे या कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास एक पेडिग्री सामने दिख रही है। और इस पेडिग्री का क्वेश्चन देखिए, केस क्या है कि न्यूली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ है इन विच अंकल विद टाई सैक डिजीज, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये सॉरी सेकेंड जनरेशन के सेकेंड और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 लोग हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सिक्स सेकेंड जनरेशन में, एरो पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सिक्स, एक मिनट मैं वो भी ऑन कर लेता हूं। हाँ ये देखिए, फर्स्ट नंबर और 6 नंबर, दैट इज अंकल। अंकल विद टाई-सैक डिजीज इफेक्टेड है। हाँ, और टाई-सैक डिजीज जो है, इट इज ए, ये भी मेंशन है, इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ओके, तो अब इस पेडिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप वाइज स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन मार्क में ये पूछा है कि ये जो थर्ड जनरेशन के फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो पेरेंट्स हैं, इनसे जो चाइल्ड होगा, ओके, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अफेक्टेड हो? क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये तो पहले से ही मेंशन है। तो यानी कि हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी कि जो थर्ड जनरेशन के फर्स्ट एंड सेकंड, इनके जो चाइल्ड होंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अफेक्टेड होने की। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम जीनोटाइप निकालेंगे सबसे पहले। ओके, मतलब हमें ये पता है कि जो सेकेंड जनरेशन के इनके अंकल हैं, ये अफेक्टेड है। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये कैरियर होंगे, यानी कि इनके पास जो जीनोटाइप होगा, एडमिट कर ले, कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। इधर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और थर्ड भी कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा, और फोर्थ भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अगर ये ना होता तो ये अफेक्टेड ना होता, क्योंकि इसको चाहिए क्या? ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो होमोजाइगस रिसेसिव है तो यानी एक इस पेरेंट से मिला होगा और एक इस पेरेंट से मिला होगा।
इसी तरीके से ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, तो एक इस पेरेंट से मिला होगा और एक इस पेरेंट से मिला होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब ये दोनों हेट्रोजाइगस है, यानी कि इस कंडीशन में है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो जब इनका क्रॉस होता है तो हमें इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। एक तो वो जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, दूसरे जो हेट्रोजाइगस होंगे, और तीसरे जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। ये 3 टाइप के मिलेंगे। आउट ऑफ 4 जो कैपिटल स्मॉल टी यानी कि ये जो है ये मेंशन है पेडिग्री में, है कि नहीं, यानी कि जो अंकल है उनको ऑलरेडी दे रखा है। तो बचा क्या, फिर बचा हमारे पास एक ये और एक ये, यानी कि ये 3 बचे जो कि आगे दिखने चाहिए। तो इसमें से हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगस क्या होगा। क्यों हम हेट्रोजाइगस निकाल रहे हैं, ये जो 3rd जनरेशन है ये फर्स्ट और सेकंड, जब ये फर्स्ट और सेकंड हेट्रोजाइगस होंगे तभी ये 3rd जनरेशन के बाद जो 4th जनरेशन का चाइल्ड है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। इतना समझ में आ रहा है आपके? मतलब ये है यस सर। कि अगर ये हमें निकालना है कि ये अफेक्टेड है, तो इसका मतलब कि हम ये इस तरीके से होगा, यानी कि ये स्मॉल ए होगा या स्मॉल टी होगा, ओके। तो ये स्मॉल टी तब होगा या स्मॉल ए तब होगा जब ये हेट्रोजाइगस होगा और ये भी हेट्रोजाइगस होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए, तभी ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा। उसी तरीके से जो सेकंड जनरेशन का सेकंड है और थर्ड है ये भी हेट्रोजाइगस होने चाहिए, और 4th एंड 5th ये भी हेट्रोजाइगस होने चाहिए। सॉरी, हेट्रोजाइगस नहीं, ये एक होमोजाइगस होगा और एक हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस दोनों होते तो ये दोनों अफेक्टेड होते, और ये दोनों अफेक्टेड तो है नहीं, तो इसका मतलब एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस है। तो फिलहाल के लिए हमें ये पता करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी है वो सेकंड जनरेशन में सेकंड और सेकंड जनरेशन में 5th की कितनी होगी, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी 3rd जनरेशन के फर्स्ट और 3rd जनरेशन के सेकंड की निकाल पाएंगे। और हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगोसिटी ये 1/4 होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? ये आप क्रॉस देख रहे हैं, इसमें आपने देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस में रखा, तो 1/4 चांस है कि होमोजाइगस रिसेसिव मिले। तो बैक जाते हैं, तो यानी कि ये तो 1/4 पता चल गया हमें, 1/4 चांस है कि ये अफेक्टेड हो, लेकिन हमें ऊपर का भी पता करना पड़ेगा कि जो 3rd जनरेशन का हेट्रोजाइगस, सॉरी 3rd जनरेशन में फर्स्ट फादर एंड
सेकेंड मदर, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये हेट्रोजाइगस हो। तो उससे पहले हमें ये निकालना होगा कि सेकेंड जनरेशन में जो फादर है और सेकेंड जनरेशन में जो सेकेंड पेरेंट है और फिफ्थ पेरेंट है, इनकी हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, हम बैक जाते हैं, देखिए हमें ये पता है कि सेकेंड जनरेशन में जो अंकल है दे हैविंग अ डिजीज, तो ये तो पहले से मेंशन है। ओके, तो बचा क्या, ये तीन बचे, और तीनों में जो हेट्रोजाइगोसिटी है और ये है। ओके, तो ये तीनों में जो हेट्रोजाइगोसिटी है, ये कंडीशन जो है वो है 2/3। कैसे 2/3 है, क्योंकि 1/4 जो है वो ऑलरेडी हट गया, मतलब आउट ऑफ 4 एक हमें पहले से मेंशन है, यानी अंकल डिजीज्ड है, तो इसलिए उनको हटा दें। तो बचे कितने, 3। ओके, तो आउट ऑफ 3 में 2 जो है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस होंगे। ओके, तो सेकेंड जनरेशन में जो पेरेंट होंगे उनकी हेट्रोजाइगोसिटी होगी 2/3, यानी कि ये है इनकी होगी 2/3, इधर भी 2/3। ओके, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सेकेंड जनरेशन में और फिफ्थ इनकी 2/3 होगी। दूसरी चीज ये है कि जो आउट ऑफ द फैमिली है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, ये होमोजाइगस है, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ द फैमिली है। इनका पेडिग्री हम वैसे भी नहीं बता सकते क्योंकि हमें इनकी फैमिली हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री पता नहीं होती है तो उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनकी पेडिग्री हम नहीं निकाल सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते। हम निकाल किसकी सकते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हमें पता होती है। तो हम निकालेंगे सिर्फ उनकी जिनकी हमें फैमिली हिस्ट्री पता है, यानी कि सेकंड जनरेशन के सेकंड की और सेकंड जनरेशन के फिफ्थ की। तो हमें इनकी पता चल गई कि 2/3 और 2/3 इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमें पता करना है नेक्स्ट कि जो थर्ड जनरेशन में हेट्रोजाइगस है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए कि जब थर्ड जनरेशन में फर्स्ट एंड सेकंड है तो उसमें कंडीशन क्या है, एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी कि जब आप पेडिग्री देखेंगे तो जो थर्ड वाला है ये कैपिटल ए कैपिटल है, ओके, और जो सेकंड वाला है वो हेट्रोजाइगस है। उसी तरीके से जो फोर्थ वाला है वो होमोजाइगस है और फिफ्थ वाला हेट्रोजाइगस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी इन थर्ड जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो भी थर्ड जनरेशन में इंडिविजुअल है उनकी हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, उनकी हो जाएगी 1/2, है ना। मतलब आउट ऑफ 4 तो जो है हेट्रोजाइगस है, यानी कि 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि इनकी हेट्रोजाइगोसिटी ये हो जाएगी 1/2 और इनकी हेट्रोजाइगोसिटी हो जाएगी 1/2। ओके, तो पहला स्टेप था कि हमने जीनोटाइप निकाल लिया। सेकेंड स्टेप ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली सेकेंड जनरेशन की। थर्ड स्टेप था कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थर्ड जनरेशन की। अब फोर्थ स्टेप ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो
अफेक्टेड चाइल्ड होने वाला है, तो उसकी हम पहले ही निकाल चुके, यानी कि 1/4। तो हम अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो ये हो जाएगी देखिए, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3, है कि नहीं? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहां पर ये थोड़ा सा गलत मेंशन हो गया, ये 1/2 है। ओके, ये जो एरो देख रहे हैं आप, अच्छा इससे ड्रॉ कर देता हूं, ये 2/3 है ना, यानी सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन, ये 1/2 है। ओके, जब इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2/3 को, यानी 3 इंटू 2 6 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, यानी कि 2/6 हुआ, और 2/6 का मतलब 1/3। ओके, उसी तरीके से दूसरे का भी 1/3 निकल जाएगा। समझ में आया? कंफ्यूजन हो रहा होगा, रुको इसको क्लियर कर। देखिए, सेकेंड जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस है 2/3, ओके, और ये जो हेट्रोजाइगस है थर्ड जनरेशन का, ये 1/2। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाइड करो तो कितना हुआ, 1/3। उसी तरीके से इधर के 2/3 फिर 1/2, तो कितना हो गया, 1/3। और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो ओवरऑल आ जाएगा 1/36। इसको ऐसे भी रख सकते हो आप, 2/3 को रखिए, जैसे इसको पहले ही सॉल्व कर दिया था हम लोगों ने, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो इक्वल टू आ गया 1/36। वैसे आप यहां पर कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो इक्वल टू 1/36 तब भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी आएगी अफेक्टेड इंडिविजुअल की, वो आएगी 1/36, कि आउट ऑफ 36 एक चांस होगा कि जो चाइल्ड है दे हैविंग टाई सैक डिजीज। ओके, समझ में आया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए। ये पेडिग्री शो हो रहा है, हम सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और हमने इसको उस तरीके से लगाया है कि सिंपल से हम थोड़ा सा टफ में पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पेडिग्री दिख रहा है। फर्स्ट जनरेशन में जो फादर और मदर दोनों अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट अनअफेक्टेड, सेकेंड अनअफेक्टेड, एंड थर्ड इज अफेक्टेड। एंड थर्ड जनरेशन में, इसको पहले मैं साफ कर देता हूं। ओके, तो थर्ड जनरेशन में जो मेल है वो अफेक्टेड है और फीमेल अनअफेक्टेड है।
अब हमें बताना है द ट्रेट कैन बी कॉल्ड, इस ट्रेट को क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिमिटेड। तो सबसे पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि हमें देखना है कि जो चांस ऑफ अफेक्टेडनेस है वो मेल और फीमेल में इक्वल है कि किसी में ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ मेल जो है वो ज्यादा है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन तब होती है जब वो एक्स लिंक्ड कंडीशन, लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होती कंडीशन, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में तो फीमेल होती है। ओके, सेकंड चीज हम ये देखेंगे कि क्या ये जनरेशन स्किप कर रही कि नहीं। तो स्टेप सेकंड होगा वो हमारा ये होगा कि स्किप जनरेशन कर रही है, तो वो हमें नहीं दिख रहा है। ओके, तो पहले तो हम दो चीज प्रूव करेंगे, ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। देखिए सेक्स लिमिटेड नहीं है, अगर ये सेक्स लिमिटेड होती तो इट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सेक्स, यानी कि सिर्फ मेल में दिखती, लेकिन यहां पर फीमेल भी अफेक्टेड है। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्थ नंबर है ये हट गया। ओके, हम धीरे धीरे एक एक चीज को एलिमिनेट करते चलेंगे। तो फोर्थ को हटा देते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक। अब हम एक्स लिंक को कंफर्म कर लेते हैं। एक्स लिंक को कंफर्म करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा। तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रहा है, इसका मतलब कि एक्स लिंक्ड भी नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि अगर वो एक्स लिंक्ड होगी तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास अब बचते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि क्या ये जनरेशन स्किप कर रही है, तो नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। इस वाले को अभी कंफर्म मानेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर ये हेटेरोजाइगस हो और ये हेटेरोजाइगस हो तो 1/4 चांस है कि ये अनअफेक्टेड हो। और हमें सेकेंड जनरेशन में जो इन दोनों के चाइल्ड मिले वो दोनों अनअफेक्टेड हैं, जबकि ऐसा कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको कभी नहीं दिखेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो 100% जो चाइल्ड होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, दे ऑल आर अफेक्टेड। हमारा यहाँ पर ये भी हट गया, सिर्फ हमारा यही बचता है। तो ये बहुत इजी था। तो अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं ना। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि क्यों हमने इन तीनों को हटा दिया और ये क्यों कंफर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत इजी आ जाता है कभी कभी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। अब हम आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लिंक क्वेश्चन होगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं जो ड्रॉ किया था पहले। अब हम फिर से इसमें वही चीज पॉइंट वाइज चलेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मेल और फीमेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है कि क्या ये जनरेशन स्किप कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये जनरेशन स्किप कर रहा है, यानी जनरेशन में नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम ये मान के चलते हो सकता है ये
फोर्थ ऑप्शन हो सकता है सेकंड ऑप्शन हो, और हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन हो। अभी ये मान के चलते हैं। फिर मेल और फीमेल दोनों में दिख रहा है, लेकिन एक चीज समझिए, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अनअफेक्टेड पेरेंट्स। तो ये कंडीशन होती हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें अभी सेकंड कुछ सही लग रहा है इस बात को लेके। तो इसका मतलब कि ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगे अगर हम सेकंड को सही मानेंगे, और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो ये हेट्रोजाइगस होने चाहिए। और ये हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है आपका उसको पढ़िएगा। द अबव पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ रेयर एलील। तो जब यहां पर क्वेश्चन में रेयर आ जाता है तो रेयर को समझिएगा कि जो आउट ऑफ द फैमिली है, यानी ये जिनकी फैमिली हिस्ट्री हमें पता ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो आउट ऑफ द फैमिली होगा वो हमेशा होमोजाइगस होता है। तो अगर ये होमोजाइगस होगा तो ये इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं हो सकते। तो हमारी ये वाली कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है, सेकंड वाली। तो जब ये सेकंड वाली प्रूफ नहीं हो रही है तो हमारे पास दूसरा क्या बचता है, हम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान के चलते हैं। तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये जो फीमेल थी ज्यादा होनी चाहिए, ये कैरियर होनी चाहिए, और ये भी ये होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए। तो अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये कैरियर है तो जितने भी सन होंगे दे ऑल आर अफेक्टेड। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सन को छोड़ के बाकी दोनों तो अनअफेक्टेड है। इसका मतलब कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। यानी कि अब क्या हो सकता है, इसको रफ करते हैं कि अब हम इसको डोमिनेंट मानते हैं। तो अगर ये डोमिनेंट है तो यानी कि ये हेट्रोजाइगस होगा, और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो ये भी, अगर ये अफेक्टेड है तो इसका मतलब कि जो फीमेल होगी वो भी हेट्रोजाइगस होनी चाहिए। ये जो फीमेल है ये भी हेट्रोजाइगस होगी, तभी ये अफेक्टेड है। लेकिन ये फीमेल शो नहीं कर रही है, डिजीज या ट्रेट शो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस में कल मैंने बताया था कि हो सकता है कि एक जनरेशन में ट्रेट होते हुए भी वो शो हो ना, और अगली जनरेशन में वो शो हो जाए। इस तरीके से भी आपको वो फंसाएगा। हर चीज आपको ऑटोसोमल रिसेसिव जैसी लग रही थी, लेकिन वो निकला क्या? डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, तो वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, तो रफ कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब आपको, जैसे उसने अभी तक आपसे
ये पूछा कि किस तरीके का इनहेरिटेंस है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि कैरियर बताइए कि इस फैमिली में कौन कौन से कैरियर है। तो ये एक नया तरीका उसको मिल गया कि चलिए अब आप डिटेल में समझते हैं कि जीनोटाइप आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। तो कैरियर निकालने के लिए हमें, जब भी हम जीनोटाइप निकालते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कैरियर निकालते हैं तो सबसे नीचे जो लेटेस्ट जनरेशन होती है उससे शुरू करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब जो भी जिसके यहाँ से क्राउड आ रहा है, अपना माइक, ये लोग अपना आइडियो म्यूट कर ले प्लीज। या बाकी लोगों को इसमें जो टाइटेनियम जंबो है वो अपना ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज। वो देखिए, फोर्थ जनरेशन में फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल, फोर्थ एंड सिक्स, दे ऑल आर अफेक्टेड। तो जो अफेक्टेड है उनको होमोजाइगस हमने रिसेसिव कर दिया, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये डिजीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसका मतलब कि इसके जो पेरेंट्स होंगे दे आर हेट्रोजाइगस। अच्छा, हम आगे की स्लाइड में चलते हुए, मैंने क्लियर में बना रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस होंगे, और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब कि ये हेट्रोजाइगस होगा और ये हेट्रोजाइगस होंगे, फिफ्थ और सेकंड। अच्छा, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि अगर हम पीछे बैक जाते हैं, एक ये देख लेते हैं कि जो डिजीज है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ये भी देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस पेडिग्री एज्यूमिंग द मेंबर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली आर होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील। यानी कि जो आउट ऑफ द फैमिली है, यानी कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री हमें नहीं पता है, यानी कि फर्स्ट इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता है, इधर थर्ड इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता है, इधर सिक्स इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता है। तो इसको क्वेश्चन में ही कहा है कि इसको डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट समझेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक तो कैरियर मिल गए, थर्ड जनरेशन में सेकंड, थर्ड जनरेशन में थर्ड, थर्ड जनरेशन में फिफ्थ, थर्ड जनरेशन में सिक्स। उसी तरीके से सेकंड जनरेशन में सेकंड, सेकंड जनरेशन में फोर्थ, ये भी मिलेगा, है ना, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, जबकि आउट ऑफ द फैमिली ये होमोजाइगस होगा। तो इसका मतलब कि यही कैरियर बचा। तो सेकंड जनरेशन में फोर्थ और सेकंड जनरेशन में फिफ्थ और फर्स्ट जनरेशन में सेकंड। तो ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही होगा। तो कैरियर निकालने को भी पूछा जा सकता है। तो कैरियर या जब भी जीनोटाइप आपको पता करना हो तो हमेशा जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो जहां भी दिख रहा है आपको,
वहां से शुरू करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको रफ कर दे पहले। तो अभी तक आपसे पूछा गया था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज है वो क्या है, उसके बाद कैरियर क्या है। अब आपसे वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको चीजें दी होंगी पहले से कि जो इनहेरिटेंस है, द इनहेरिटेंस ऑफ द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये जो ट्रेट है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आपको क्या बताना है कि जो इंडिविजुअल 6, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हेट्रोजाइगस हो, यानी कि ये इस कंडीशन में हो। और आपको पता है कि इसकी जो सिस्टर है वो अफेक्टेड है, तो इसका मतलब कि वो होमोजाइगस है। और ये अफेक्टेड है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसका मतलब कि ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। और अगर ये दोनों हेट्रोजाइगस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगस इन नेक्स्ट जनरेशन वो क्या होगी? तो वो होगी 1/2, है ना? क्या होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। लेकिन मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जब हमें पेडिग्री में सेम जनरेशन का अगर पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है उनमें हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यानी कि ये जो 1/4 है इसको हटा देंगे तो बचा क्या? 3 बचे। तो आउट ऑफ 3 जो 2 होंगे दे आर अफेक्टेड। ये समझ में आया? तो ये जो 2/3 है ये अफेक्टेड है। तो अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो 4th वाला है इसका क्या चांस ऑफ अफेक्टेडनेस है। जो सेकेंड जनरेशन में 4th वाला है इसका भी अफेक्टेड हेट्रोजाइगस पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता होगा? वो ऐसे पता होगा कि हम इसको मान के चलेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है, कोई भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, और एक को मानेंगे होमोजाइगस। अगर हम दोनों को हेट्रोजाइगस मानते तो कोई ना कोई अफेक्टेड दिखता। तो अगर अफेक्टेड नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि हम एक को हेट्रोजाइगस मानेंगे और एक को होमोजाइगस मानेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हेट्रोजाइगस क्यों माना, होमोजाइगस क्यों नहीं माना? क्योंकि अगर दोनों को होमोजाइगस मान लेते तो हमें ये जो ए वाला है ये तो मिलता ही नहीं, और ये नहीं मिलता तो ये अफेक्टेड होते नहीं। तो हमें पेडिग्री जब भी हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल जिस भी जनरेशन में मिलता है हम हमेशा जीनोटाइप वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ मिल गया तो हमें ये पता चल गया कि इसके पास स्मॉल ए होगा, तभी ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसके पास स्मॉल ए कहाँ से आया होगा? वो यहाँ से आया होगा। अब ये यहाँ से आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जो हेट्रोजाइगस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। कैसे होगी? जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अभी हम दिखा चुके हैं आपको कि जब इसको और इसको पढ़ रहे हैं क्रॉस करेंगे तो आपको 2 ही हेट्रोजाइगस मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको 2 हेट्रोजाइगस मिलेंगे, यानी कि आउट ऑफ 4 जो है हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड जनरेशन में हेट्रोजाइगस, और 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड जनरेशन में ये हेट्रोजाइगस हो। तो ओवरऑल हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इसको निकाल लेंगे तो 2/6
यानी कि 1/, ऊपर है, दिखा देते हैं, कोई कोई दिखाओ जरा। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हेट्रोजाइगोसिटी या फिर जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का, और क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन देखिए आपसे। अब क्या करेगा, वो दोनों चीजें मिला के पूछेगा क्वेश्चन आपसे। जो इनहेरिटेंस है वो भी पूछेगा कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ट्रेट। ये पेडिग्री दे रखी है, इसमें जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो इस तरीके से दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द पॉसिबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर इन जनरेशन थर्ड विल शो द ट्रेट। यानी कि ये जो डॉटर है थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन ये हुई, ये ट्रेट को शो करे। तो पहले तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न क्लियर करने के लिए सबसे पहले अपने वही दोनों कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हमारा दो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो प्रोबेबिलिटी की ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं मेल और फीमेल में। दूसरा कि अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे तो हो सकता है ये एक्स लिंक्ड हो। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, मेल आर मोर देन फीमेल। जो अफेक्टेड ट्रेट है वो मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है। तो अगर हम ये मान ले कि ये एक्स लिंक्ड है तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता। तो मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होता यानी कि ये एक्स लिंक्ड है। ये क्लियर हो गया कि ये एक्स लिंक्ड नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही मान के चले, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन डोमिनेंट तो है ही नहीं। तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये होमोजाइगस, फिर ये होमोजाइगस और ये होमोजाइगस। जितने भी हमें क्लियर समझ में आ रहे हैं उनका जीनोटाइप आराम से लिख लेते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये होमोजाइगस क्लियर हो गए। फिर अगर ये होमोजाइगस है और ये अफेक्टेड है तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस रहा होगा, तभी ये अफेक्टेड है। क्योंकि एक एक्चुअली होमोजाइगस, सॉरी, जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है उसमें एक ए फादर से और एक ए मदर से आता है, तो इसका मतलब कि ये हेट्रोजाइगस रहा होगा। इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में भी ये अफेक्टेड है तो इसका मतलब ये भी हेट्रोजाइगस रहे होंगे। तो ये अगर हेट्रोजाइगस है तो हमें अब निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी कि थर्ड अफेक्टेड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये अफेक्टेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये अफेक्टेड किस कंडीशन में हो सकता है। ये इस कंडीशन में हो सकता है अफेक्टेड जब ये होमोजाइगस रिसेसिव हो, और ये होमोजाइगस रिसेसिव तभी होगा जब ये हेट्रोजाइगस हो। ओके, तो ये तो मेंशन नहीं था कि ये हेट्रोजाइगस है, तो इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हेट्रोजाइगोसिटी की प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगी, पहले तो ये निकालनी पड़ेगी। तो हम अपने इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में, कि पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसके होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरा, अगर हम निकालना चाहें कि इसके ये हेट्रोजाइगस हो तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि
100% ये हेट्रोजाइगस होंगे। दूसरी कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि एक तो अफेक्टेड दिख ही गया। अगर हम इसको क्रॉस कराएं इस तरीके से, तो एक तरफ कैपिटल ए और स्मॉल ए रखेंगे और एक तरफ स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो हमें तो सिर्फ दो ही कंडीशन मिलेगी ना। एक तो इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस होंगे और एक इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस होंगे। तो हमें ये पता है कि ये होमोजाइगस है, तो यानी बाकी जितने बच्चे वो सारे क्या होंगे, हेट्रोजाइगस, अगर वो अनअफेक्टेड है। तो ये 100% हो गया, यानी कि अब इसमें कुछ जुड़ने वाला नहीं। तो क्लियर हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। ओके, क्लियर है। क्योंकि अगर यहां पर हमें पता चलता कि ये 2/3 है या 1/2 है तो उसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी तो ये क्लियर है कि ये 100% हेट्रोजाइगस है, तो फिर हम उसको कुछ करना ही नहीं है, या तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो इसको इरेज करते, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी डिफिकल्टी आने वाली है? अब ये देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको अब कैरियर की भी प्रोबेबिलिटी दे दिया, उसने आपको सब कुछ बता दिया। आपको बता दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, आपको बता दिया कि जो कैरियर है वो 1/3 है। तो जब वो सारी चीजें बता देना, तो अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, फिर उसी के दिमाग से चलना है। वो कह रहा है अगर कैरियर 1/3 है तो उसको 1/3 ही मानना है, चाहे आप जितना कैलकुलेट कर लें। ओके, तो अब हमें ये पता चल गई कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस होंगे और ये होमोजाइगस होंगे। अब ये होमोजाइगस है तो यानी कि ये हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि अफेक्टेड चाइल्ड है तो ये हेट्रोजाइगस 100% होंगे। तो अगर ये हेट्रोजाइगस है और फिर हमें कैरियर निकालना है, ये कैरियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और ये कैरियर इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तभी तो ये अफेक्टेड होंगे। उनसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट सेकेंड जनरेशन थर्ड, सेकेंड जनरेशन फोर्थ, यानी कि इनका थर्ड और फोर्थ जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा थर्ड जनरेशन में, विल शो द फिनोटाइप, यानी कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट शो करे। तो वो कब शो करेगा, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, और होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो ये हेट्रोजाइगस होंगे। और ये अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो इनके हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है 1/3, इनकी दे रखी है 1/3, और ये 1/3 दे रखी है। तो जो अफेक्टेड है इनकी क्या होगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 × 3 9, 9 × 4 36। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36 है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है, ये तो 100% आने चाहिए क्योंकि ये अफेक्टेड है, या ये तो आउट ऑफ द फैमिली है तो इसका तो हम ऐसे ही मानेंगे कि 100% होगा। जब वो दे रहा है कि कैरियर की 1/3 है तो आपको मान के चलना है कि वहां पर 1/3 लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए। क्वेश्चन सेम है कि कह रहा है कि जो ट्रेट है उसको निकालना है, इनहेरिटेंस पैटर्न निकालना है, और इनहेरिटेंस पैटर्न के साथ साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये ऊपर पेडिग्री दे रखी है, लिखा है द ट्रेट इज ए, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज of individual third first
यानी थर्ड जनरेशन का फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन का सेकंड, यानी कि इसकी मैरिज और इसकी मैरिज होती है तो विल शो द ट्रेट इज फिल इन द ब्लैंक्स कंसिडरिंग दैट द इंडिविजुअल थर्ड फर्स्ट इज ए कैरियर। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि ये कैरियर है, थर्ड का फर्स्ट ये है, इसको कैरियर मान लिया। अच्छा खैर, अगर ये कैरियर है तो पहले तो हम ये कंफर्म करते हैं कि ये वाई लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। तो कल हमने ये समझा था कि अगर ये वाई लिंक्ड होगी तो जितने भी मेल हैं उनमें होनी चाहिए। तो ट्रांसमिशन है, अगर मेल अफेक्टेड है यानी फादर अफेक्टेड है तो जितने चाइल्ड है ये भी अफेक्टेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड चाइल्ड है वो तो अनअफेक्टेड, यानी कि थर्ड सन अनअफेक्टेड है। उसके अलावा जब ये अनअफेक्टेड है तो फिर ये कैसे अफेक्टेड हो सकता है? अगर ये वाई लिंक्ड है तो इसका मतलब कि ये वाई लिंक्ड नहीं है। ओके, तो जब ये वाई लिंक्ड नहीं है तो फिर बचा क्या? ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल है तो अब हमें निकालना है कि चांस कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी कि ये अगर ऑटोसोमल है तो ये भी हेटेरोजाइगस होने चाहिए और ये होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए। तो जब ये हेटेरोजाइगस है तो अब हमें निकालना है कि इस हेटेरोजाइगोसिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे इसका तो हम नहीं निकाल सकते और ना निकालना भी है क्योंकि वो खुद ही बता रहा है कि थर्ड जनरेशन में फर्स्ट इज कैरियर, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। अब जिसकी नहीं पता है यानी कि थर्ड जनरेशन के सेकंड की, इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर निकालनी पड़ेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हमें इसका जीनोटाइप बनाना होगा, यानी कि ये जो है ये हेटेरोजाइगस रहे होंगे और ये भी हेटेरोजाइगस रहे होंगे क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब ये भी अफेक्टेड है तो इसका मतलब कि ये तो होमोजाइगस है ही है, ये भी हेटेरोजाइगस। अब प्रोबेबिलिटी निकालना यहां से शुरू करेंगे कि इसकी क्या होगी, फिर इसकी क्या होगी, तो इसकी क्या होगी। तो दोनों की कंडीशन में अब आप देखिए कि अगर इनका और इनका क्रॉस कराते हैं तो 100%, क्योंकि अफेक्टेड दिख गए हमें कि ये अफेक्टेड मिल गए, तो इसका मतलब कि ये सारे जो है जितने भी अनअफेक्टेड दिख रहे हैं ये हेटेरोजाइगस। ओके, ये तो 100% हेटेरोजाइगस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं। अब ये जो हेटेरोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है और हमें ये दिख गया कि ये दिख गया कि ये जो है एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी कि 1/4 हटा देंगे अब हम। तो 1/4 हट गया तो बचा कितना? 3। तो आउट ऑफ 3 सिर्फ 2 जो होंगे वो हेटेरोजाइगस मिलेंगे। अब आप क्रॉस कराएंगे और देखेंगे, पिछली बार हम देख चुके हैं पहले भी कि जो हेटेरोजाइगोसिटी की जब अनअफेक्टेड इंडिविजुअल क्रॉस करते हैं तो हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2/3 जब ये मेंशन होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल शो होता है। इसकी 2/3 हो गई और जब हेटेरोजाइगस दोनों को क्रॉस कराएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/4। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ओके, तो ये लास्ट लाइन देखिए, देयरफॉर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 और केस क्या है? ऑटोसोमल। तो आंसर क्या होगा? 4th। ओके, क्लियर? ओके सर। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ रेयर। अब जहां भी क्वेश्चन में कुछ हमें इंपॉर्टेंट दिखता है तो उसको
अंडरलाइन करते, रेयर एंड रेसेसिव डिसऑर्डर। हमें रेयर भी पता चल गया कि ये रेयर डिजीज है, और दूसरा ये भी पता चल गया कि ये रेसेसिव डिजीज, और कंप्लीट पेनिट्रेंस है, मतलब कि ये स्किप नहीं करेगा, अगर ट्रेट है तो शो करेगा। ओके, फिर लिखा है ए चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल सेकेंड जनरेशन का सेकेंड, यानी फादर ये हो गए, एंड सेकेंड जनरेशन थर्ड यानी मदर ये हो गई, will show the disorder only if the parents carry the recessive allele. What is the probability that the child will show the disorder? अब इनके जो चाइल्ड हैं इनमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पहले तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, और ये होमोजाइगस है तो ये हेटेरोजाइगस हो गए। और ये हेटेरोजाइगस है तो इनमें से कोई जो है वो हेटेरोजाइगस होगा, और कोई एक जो है, सॉरी दोनों हेटेरोजाइगस होंगे ना तभी, क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल हमें सेकंड जनरेशन में दोनों में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि दोनों हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो सेम कंडीशन ये है कि जब ये होमोजाइगस रिसेसिव हमें पहले से ही शो हो गए तो एक कंडीशन हटा देते हैं, जब एक कंडीशन हटा देते तो बच्ची 3, तो आउट ऑफ 3 2 जो होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे, इसमें भी एक कंडीशन हटा देते हैं, बचे 3, तो आउट ऑफ 3 जो 2 होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे, तो 2/3 दोनों तरफ आ गया। अब ये हेटेरोजाइगस है तो होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो ये देखिए ये 2/3 एंड 2/3, तो ये हो गए 4/36 यानी 1/9। तो हमारे जो इंडिविजुअल है यानी 1/9 फर्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी था 1/9 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू कैरी द रिसेसिव एलील 2/3। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए। पहले कह रहा है फैमिली वाज एग्जामिन्ड फॉर ए गिवन ट्रेट विच इज रिप्रेजेंटेड इन द पेडिग्री शोन बिलो, फर्दर द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन of the trait is highly variable among members of the family. Some are only slightly affected while other developed severe symptoms at early age. ठीक है, ये पेडिग्री है, वेरिएबल सिम्टम्स शो कर रहा है। The following statement are made to explain the pattern of inheritance shown in the pedigree. आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? क्या पेडिग्री कह रहा है कि या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, या फिर वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी। अब हमें इन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बैक आते हैं, पेडिग्री देखते हैं। चलत ना ओके, पेडिग्री में अब आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फीमेल में अगर फीमेल अफेक्टेड है, ओके, तो 100% ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड। फर्स्ट जनरेशन में सेकंड फीमेल अफेक्टेड है,
तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। सेकेंड जनरेशन में फोर्थ फीमेल अफेक्टेड है तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। थर्ड जनरेशन में जो सेवेंथ फीमेल अफेक्टेड है तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। जबकि सेकेंड जनरेशन में जो मेल अफेक्टेड है इससे थर्ड जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन को देख के ये लग रहा है कि जो फीमेल है वो कोई डिजीज कैरी कर रही है जिससे फीमेल से सभी ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में दिखाई देगी, मेल उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस मानते हैं। अब वो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस तो है, तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो सिर्फ के साथ और सी के साथ अकेला है? नहीं। तो इसका मतलब कि सेकंड ऑप्शन में सी के साथ डी भी है, यानी कि वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी। तो ये हेट्रोप्लास्टी कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि हेट्रोप्लास्टी का मतलब ये है कि जब मल्टीपल साइटोप्लाज्म में मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं तो क्या होता है, जो एक्सप्रेशन लेवल होता है वो वेरिएबल होता है, उसी को कहते हैं हेट्रोप्लास्टी। तो जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया है अपने स्टेटमेंट में, यानी कि हेट्रोप्लास्टी भी ये शो करता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी शो कर रहा है। तो ये इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल का है, इसको समझते हैं। द पेडिग्री गिवन बिलो फॉलोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ लेट ऑनसेट यानी आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर जेनेटिक डिजीज दैट इज 100% पेनिट्रेंट, यानी कि जो डिजीज है वो 100% पेनिट्रेंट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंडिकेटेड बाय सॉलिड सर्कल और सॉलिड स्क्वायर, यानी कि सर्कल में वुमेन होगी जो सबको पता है और सॉलिड स्क्वायर में मेल होंगे। अब RFLP एनालिसिस ऑफ DNA फ्रॉम ईच इंडिविजुअल इज शोन बिलो इन द पेडिग्री। खैर कई लोगों ने MSc में RFLP किया होगा, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या करते हैं, जेल लगाते हैं, जेल लगाने के बाद फिर प्राइमर लोड करते हैं और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी जिस भी साइट पे हमें कट कराना होता है वो नोन साइट होती है और वो नोन साइट पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कराते हैं। अगर हमें पता है कि वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो उस जगह पे कट नहीं करेगा और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो वो कट करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, या SNP भी कह सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या होता है कि जब ATGC सीक्वेंस जो आपका DNA सीक्वेंस है वो ATGC सीक्वेंस से बना है, ठीक है। तो अगर ATGC सीक्वेंस ATGC के सीक्वेंस में ही है और पॉलीमॉर्फिज्म से क्या हो जाएगा कि T जो है वो रिप्लेस हो जाता है कभी कभी साइटोसिन से। तो जो साइट A और T के बीच में कट होनी चाहिए फिर वो नहीं कट हो पाती क्योंकि अब वहां आ गया C। तो वो क्या हो जाता है, जो DNA है वो इंटैक्ट आता है, यानी बैंड आपको फिर सिंगल मिलता है, जबकि मिलना क्या चाहिए, 2 बैंड मिलने चाहिए आफ्टर कटिंग। तो वही कंडीशन ये है। RFLP आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कंडीशन ये है, ये आपको पेडिग्री दे रखी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और हर जनरेशन में एक जेल दे रखा है और जेल में जो सीक्वेंस है ये आपके देखिए बैंड दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट में आपको 2 बैंड दिखाई दे रहे हैं, सेकंड में आपको एक सिंगल बैंड, सेकंड A में, फिर सेकंड B में आपको 3 बैंड दिख रहे हैं, फर्स्ट C में आपको 2 बैंड दिख रहे हैं, फर्स्ट D में आपको 3 बैंड दिख रहे हैं। सॉरी ये सेकंड कौन सा था, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा शायद, खैर जो भी है। फिर थर्ड सेकंड B में आपको 2 बैंड दिख रहे हैं, थर्ड A में आपको 3 बैंड दिख रहे हैं, थर्ड B में आपको
2 बैंड, थर्ड सी में आपको 3 बैंड और थर्ड डी में आपको 2 बैंड। इस तरीके से बैंड दिख रहे हैं। अच्छा, ये बैंड इरेगुलर इसलिए है क्योंकि कुछ में पॉलीमॉर्फिज्म हुई होगी जिसके कारण बैंड कट नहीं हो पाए, यानी कि उनमें इंटैक्ट बैंड आए, और कुछ में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुई होगी तो, या जो भी रहा कंडीशन रही होगी डीएनए की कि कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से बैंड मिले। हम फिलहाल अपने अफेक्टेड इंडिविजुअल को देखते हैं। ओके, फिलहाल हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो डिजीज है वो लेट ऑनसेट डिजीज है। ओके, तो वो लेट में दिखेगी। अब हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल देखिए, फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट ए मिल रहा है, सेकंड जनरेशन में सेकंड सी, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में ए और सी ये दोनों अफेक्टेड है। तो इनका हम बैंड पहले सर्कल कर लेते हैं, यानी फर्स्ट ए का ये बैंड है, ओके, और फर्स्ट सी का ये बैंड है। उसी तरीके से सेकंड जनरेशन में बी जो है ये अफेक्टेड है, तो इसका जो बैंड है ये भी सर्कल कर लिया हमने। थर्ड में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। ओके, अब ये पूछ रहा है विच ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि थर्ड बी से लेके थर्ड डी तक, यहां से लेके बी से बी सी डी, विच ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड बाय द डिजीज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 30 ईयर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं दे हैव 2 बैंड। ओके, तो इसका मतलब कि जो अफेक्टेड इनमें से होगा उनमें भी 2 बैंड दिखने चाहिए। तो वो 2 बैंड आपको किस में दिख रहे हैं? थर्ड बी में और थर्ड डी। ओके, तो यानी कि थर्ड बी ये अफेक्टेड होंगे और थर्ड डी ये अफेक्टेड होंगे, जबकि सी ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है सिर्फ बैंड पैटर्न को देख के। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पेडिग्री में आते हैं, और मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब आपका काम ये है कि जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, पेडिग्री आपका यहीं पर फिनिश होता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ओके, क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। यस सर।